नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और हमारे साथ मौजूद हैं सार्थक संवाद के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्थापना को 69 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 70वें वर्ष में मध्य प्रदेश ने प्रवेश कर लिया है। इन 69 वर्षों में प्रदेश की क्या वो बड़ी उपलब्धियां रहीं, प्रदेश ने क्या पाया, क्या खोया और किन लोगों की वजह से मध्य प्रदेश ने आज वो नाम, वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए आज हम सभी प्रदेशवासी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी विषय में आज हम संक्षिप्त में सर के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि सर मैंने अपने दर्शकों को बताया कि 69 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 70वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। इन 69 वर्षों में आप किस तरीके से देखते हैं प्रदेश को, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत गहराई से देखते हैं और राजधानी भोपाल में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो क्या वो बड़ी उपलब्धियां आप प्रदेश की देखते हैं? देखिए, प्रदेश को अपन एक जैसे परिवार की तरह लें कि परिवार का कोई व्यक्ति यदि 69 साल का प्रौढ़ हो गया तो उसने शुरू से बचपन से लेके क्या उतार चढ़ाव देखे और वो घर को कहाँ ले गया। ऐसे ही प्रदेश में जब मध्य प्रदेश बना 1956 में और आज कहाँ से कहाँ पहुँचा, तो कई इसके आयाम होते हैं, कई दृष्टि होती है। चर्चा ज़्यादातर हम पत्रकार और राजनीतिक क्षेत्र की करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र की या विकास की, ये सब चर्चाएं हम करते हैं। तो मध्य प्रदेश वाकई में देश का हृदय प्रदेश तो कहा ही जाता है, बीच में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश ने बहुत प्रभावित नहीं हुआ देश से की आबो हवा से। वो अपने में एक मस्त रहा, जैसे माँ नर्मदा अमरकंटक से निकल के जाती हैं, पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी है, बहुत सम बहती है, विपरीत दिशा में बहती है, एक मात्र देश मानी की, जाती है। हाँ, देश दुनिया की विपरीत दिशा में बहती है। है। तो मध्य प्रदेश ने भी तमाम उतार चढ़ाव इस दौरान देखे हैं, यहाँ तक कि एक विभाजन भी मध्य प्रदेश ने सहा जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। इसके जैसे घर में बंटवारा होता है भाइयों के बीच, ऐसा तो क्या साइड इफेक्ट होते वो भी हम देख रहे हैं कि पहले कांग्रेस को सरकार बनाने में सुविधा होती थी, लेकिन 2000 में तो कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2003 में जो सरकार गई छत्तीसगढ़ बनने के बाद, 2000 में जब छत्तीसगढ़ बन गया तो कांग्रेस सरकार अब इन 25 वर्षों केवल कमलनाथ 15 महीने की 15 महीने को आई, फिर सरकार नहीं आ पाई क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे विधायक कांग्रेस के जीतते आते। लेकिन विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ विकास नहीं कर पा रहा था। छत्तीसगढ़ को फायदा हुआ कि वो अलग राज्य बना तो उसका एक अलग अस्तित्व बना, विकास हो रहा हुआ, वहाँ संसाधन बहुत थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाइयाँ मिली। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति बने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष बनी। ये 3 बड़े संवैधानिक पदों पर मध्य प्रदेश के लोग पहुँचे। हालांकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता भी हुए जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी, पूरा देश उनको जानता है। उनकी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री थे डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्रा, उनको भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा गया। राजनीतिक चतुराई थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 16 राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रस्ताव पारित किया, मतलब राष्ट्रीय भूमिका निभाई उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए। और भी नेता हुए, अर्जुन सिंह, उनको पंजाब का राज्यपाल भी बनाया गया, इधर मुख्यमंत्री, दूसरे दिन राज्यपाल बनाया गया, केंद्रीय मंत्री, वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर है। एक तरह से उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद की थी, नहीं बने। इसी तरह एक उमा भारती, एक देखेंगे आप तो राष्ट्रीय खासकर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा पूरे देश में, सेकुलर के यदि अर्जुन सिंह थे तो हिंदुत्व की उमा भारती बड़ा चेहरा देश में पहचान रखती हैं, अभी भी हैं। और भी जो नेता हुए, कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्हीं ने मध्य प्रदेश में जो भाजपा को गढ़ा, आज भी संगठन शिल्पी के नाम से भाजपा कार्यकर्ता जानते हैं। और मध्य प्रदेश जो देश में भाजपा की दृष्टि से सबसे अच्छा संगठन माना जाता है, वो कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाले की देन है। इस तरह से और भी राजनीतिक, जैसे विद्याचरण शुक्ल, जो दल कोई भी रहे वो केंद्र मंत्री रहे, श्यामा चरण शुक्ल एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में पहचान बनाई उन्होंने।
और बाद में और भी जब नेता हुए, मोतीलाल वोरा भी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वो एक सोनिया गांधी के, नेहरू गांधी परिवार के वफादार के रूप में एक पहचान बनाई। और दिग्विजय सिंह एक चर्चित चेहरे बने, शिवराज सिंह चौहान की एक अलग इमेज बनी। ये जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने पहचान बनाई। ये तो सारी बातें हो गई हैं राजनीति की। और आप मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरीके से देखते हैं? क्या वो बड़ी उपलब्धियां आप देखते हैं पिछले इन सालों में जो मध्य प्रदेश ने देश के अंदर अपना नाम बनाया है? देखिए, मध्य प्रदेश कई चीज़ों में बड़ा वो रहा कि हमें अभी तक 107 पद्मश्री सम्मान मिल चुके हैं। और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे यहाँ का राय नृत्य, जैसे बुंदेलखंड के छोटे से इलाके के, एशिया तक में धूम मचाया उसने। और भी शिक्षा के जगत में भी काम, बहुत उपलब्धियाँ हुई। और एक तरह से हम देखें कि लेकिन मध्य प्रदेश का, जैसे मैंने कहा, समतल शांत बहना, ये कोई उभार नहीं आया कभी ऐसा कि कोई जातिगत बहुत उभार आ गया। खैर, जैसे सांप्रदायिक उभार तो तब आता है जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा हो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो धार्मिक उन्माद, यहाँ तक कि 92 में भी बहुत संभावना थी अयोध्या मंदिर गिरने, कोई बड़ा स्थिति नहीं बनी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति बनी हो, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और जातिगत भी नहीं हुआ। जैसे 22% प्रदेश में आदिवासी हैं, लेकिन कभी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना प्रदेश में, ना कभी ऐसी पार्टियाँ बनी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस, ये सब, लेकिन 2-4 विधायक जिताए और फिर वो सब हुआ। तो एक तरह से बहुत बार पिछड़ा वर्ग की बात हुई, लेकिन मैंने देखा कई सीटों पे जहाँ पिछड़ा वर्ग के बहुत हैं लेकिन सामान्य का जीता और सामान्य में पिछड़ा वर्ग जीता। तो जातिगत चीज़ें ज़्यादा मध्य प्रदेश में उभार नहीं ले पाई ना, वैसे एक तरह की संकीर्णता नहीं है, एक अलग विजन रखता है मध्य प्रदेश। हम बात करें देश की, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो देश में तमाम सारे राज्यों में कई ऐसे नेता हैं जो बड़े दलों से अलग होकर उन्होंने अपना दल बनाया। आज उनका दल सत्ता में है। आप बिहार की बात करें, वह आप 4 से 5 दल वहाँ पे हैं। आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, और अभी वर्तमान में जन स्वराज पार्टी एक उभर के आ रही है। इस तरीके से हम बात करें उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी सपा रही, बसपा रही और भाजपा कांग्रेस, इस तरीके से सभी रहे। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सत्ता में या तो भाजपा या कांग्रेस, तीसरा कोई बड़ा दल क्यों अभी तक उभर के नहीं आ पाया? क्या बड़ी वजह मानते हैं उसकी? वो जो मैं कह रहा था कि राजनीतिक, आप उसको एक तरह से चेतना का कह सकते हैं, या राजनीतिक चेतना इस दृष्टि से कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ ज़्यादा दल हुए उससे कोई फ़ायदा, अस्थिरता ज़्यादा फैली। तो मध्य प्रदेश में 3 बार ऐसे मुझे प्रयास ध्यान में आते, बड़े प्रयास जो हुए। एक बार अर्जुन सिंह ने पार्टी बनाई मध्य प्रदेश में, कांग्रेस से अलग हो गए लेकिन सफल नहीं हुए। माधवराव सिंधिया ने पार्टी बनाई लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। और एक बार उमा भारती ने बनाई। ये 3 बड़े नेता थे जो यदि या तो ये जल्दी वापसी अपने अपने दलों में कर गए, ये लंबा संघर्ष करते तो शायद सफल होते, लेकिन इनको प्रथम जो चुनाव लड़ा इन्हें दल बनाने के बाद उसको सफलता नहीं मिली। तो इस कारण मध्य प्रदेश में तीसरे दल की संभावना नहीं बनी। थोड़ा सा ये होता है, जब उत्तर प्रदेश में जैसे सपा की सरकार रहती थी तो यहाँ 6, 7, 8, 12 तक विधायक जीत गए। बसपा की सरकार रही तो इतने दर्जन भर के भीतर सब सिमट गए। मतलब जब उस चूँकि लगा हुआ राज्य तो उसके असर के कारण चंबल, बिंद और बुंदेलखंड का जो इलाका, वहाँ उनके कुछ विधायक जीत जाते। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई दल पनप नहीं पाया। जैस, आदिवासियों के संगठन जैस ने प्रयास किए तो 2-4 विधायक, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी बनी तो उसके भी, तो कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक परिवर्तन मध्य प्रदेश की जनता नहीं चाहती है, या उसमें वो जागरूकता नहीं है, वो चेतना नहीं है, इसको लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसकी चेतना या जागरूकता इस मायने में आप मान सकते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि तीसरा दल बनेंगे, फिर वो टूटते, खरीद फरोख्त बढ़ेगी। हालांकि इसको कोई रोक भी नहीं पाया। एक बार 67 में राजमाता सिंधिया ने सरकार गिराई और फिर उन्हीं के भतीजे, आप जो तरह से सिंधिया, हाँ, जो आरोप लगते हैं पिछली सरकार में, जो तो 2018 के बाद वो सरकार गिराई। तो ऐसे तो प्रयोग हुए 2 बार, लेकिन कोई बड़े स्तर पर कोई तीसरी शक्ति पनपी हो ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। आने वाले भविष्य को आप किस तरीके से देखते हो कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीट हैं, करीब 55 ज़िले हैं, लेकिन जो अगला परिसीमन होना है अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर, जिसमें करीब 100 से 125 सीटें बढ़ने वाली हैं, कुछ ज़िले भी बढ़ने वाले हैं, कुछ लोकसभा सीटें ही बढ़ने वाली हैं। तो जहां अभी 230 पे हम, अब आप सोचिए हम 300 350 के आसपास जब पहुंचेंगे
तब कुछ राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, अभी इसका कोई फाइनली खाका तो तैयार नहीं है, सुन रहे हैं, चर्चाएं हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत योजना के तरीके से होगा। और जब राज्य बना था तब 43 जिले थे और आज 55 जिले वैसे ही हो गए, क्योंकि ये हर चुनाव के पहले कुछ तहसीलों को जिला बनाने की घोषणाएं की जाती, बनते। लेकिन यदि ऐसा होता है तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है एक राज्य और ना बन जाए, बुंदेलखंड मिला के एक राज्य, या फिर 400 सीटों पर चुनाव हो या 350 सीटों पर चुनाव हो, लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, जिले भी बढ़ेंगे, विधानसभा भी बढ़ेंगी। तो अभी ये भविष्य के गर्भ में, अभी इसमें कोई फाइनल कोई खाका तैयार नहीं हुआ। हाँ, तैयारियां चल रही हैं, चर्चाएं चल रही, लेकिन किस आधार पर कैसे करेंगे ये जब सामने आएगा तब उस आधार पर अपन इसकी समीक्षा कर पाएंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो आज 1 नवंबर है, आज से मध्य प्रदेश में जो अभ्युदय उत्सव की 3 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें तमाम सारे देश दुनिया के कलाकार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है। इसमें एक बड़ी बात देखी गई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 3.0 का शुरुआत की है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने बड़े कार्यक्रमों में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर आते हैं, पैसा आता है, लोग पैसा लगाते हैं प्रदेश के अंदर, इससे माहौल बनता है, कुछ सकारात्मक असर दिखता है इसका? देखिए, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है जो 1 नवंबर, बड़े उत्सवी माहौल में मनाया जाता। नौ दुर्गा, दशहरा आता है, दीपावली आती है, और ये ढोल 11 जैसे आज एकादशी है। तो ये जो पूरे त्योहारों के बीच मध्य प्रदेश का स्थापना, एक उत्सवी माहौल होता है, जो जगमग दीपावली पे होती है वो स्थापना दिवस पे हम देखते हैं। तो एक उत्साही वातावरण में स्थापना है मध्य प्रदेश की। तो उत्साह बनाने वाली चीज़ें, जो भी नेतृत्व जब भी रहता है, जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे या विपक्ष रहे, जो भी है, तो वो एक प्रदेश को एक उत्साही वातावरण की बात करता है। तो मध्य प्रदेश में लगातार दिग्विजय सिंह के जाते जाते इस इन्वेस्टर मीट का ये शुरू हुआ। शिवराज सिंह के समय लगातार ये मीटिंग चली, और मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने वो लगातार एक अलग तरीके से क्षेत्रीय इनके भी कर रहे हैं और बाहर जाके इन्वेस्ट लाने। लेकिन जब तक ये ज़मीन पर ना उतरे, उद्योग लग ना जाए, उनका उत्पादन शुरू हो जाए, रोजगार मिल जाए, तब तक ये हम कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अब बदल के प्रयास हुए हैं तो एक बार फिर उम्मीद है, उम्मीद तो हर बार हम करते हैं कि अच्छा हो, आम नागरिक सब करते हैं कि ऐसा हो जाए जिससे प्रदेश की प्रतिभाएं पलायन ना करें रोजगार के लिए खासकर। तो अब फिर उम्मीद अपन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नए बदले हुए परिवेश में, बदली हुई रणनीति के तहत इन्वेस्टर मीट और पॉइंटों में 3.2 या जो भी कर रहे हैं, तो अब उससे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा हो, कि ये सफल हो जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति पे बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस का माहौल है इस वक्त, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको करीब 35 साल जब भोपाल में पत्रकारिता करते हुए हो गए हैं और आपने तमाम सारी सरकारें बनती हुई, गिरती हुई देखी हैं। जब कोई एक सरकार बदलती है, गिरती है, तो उससे ब्यूरोक्रेट्स पर भी असर पड़ता है, तंत्र पर भी असर पड़ता है क्या? जो तंत्र पहले की सरकार में अलग तरीके से काम करता है, दूसरी सरकार में क्या उसके काम करने के उस प्रक्रिया पर असर पड़ता है? बिल्कुल, वो तो एक जिले का जैसे कलेक्टर बदलता है। एक बात मैं ये बता दूं कि भोपाल मुझे 20-21 साल हुए हैं, पत्रकारिता जरूर 40 साल हो गए। हाँ। तो कलेक्टर बदलता है तो वो पहले वाले कलेक्टर की योजनाओं के नए सिरे से करता है। एक सरकार, एक पार्टी की सरकार, जैसे बीजेपी के देखने पिछली ज़्यादा पीछे ना जाए, उमा भारती थी तो उन्होंने पंचायत शुरू किया था, जो जल जंगल जमीन जानवर उस पर। लेकिन हो गई बाबूलाल गौर आए तो उन्होंने गोकुल ग्राम शुरू किया। फिर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी नई योजनाएं, बहुत सारे प्रकल्प, उन्होंने फिर योजनाओं के एक अम्ब्रेला जैसा बस कई प्रकल्प, कई योजनाएं चलाई, लाड़ी लक्ष्मी और लाड़ी, अपने बहना लास्ट में वो देखेगा। तो ये तो होता ही है कि सरकार बदलने से प्रक्रिया बदलती है, पैटर्न बदलता है, हर आदमी के काम करने का ढंग अलग होता है। दिग्विजय सिंह का अलग था, शिवराज सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर का अलग था, मोहन यादव जी का अलग है। तो ये तो अंतर आता है, क्योंकि कई बार ये जरूर होता है कि एक दल का भी कोई मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है उस पर, या राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ दिशा निर्देश देते हैं। एक तो पैटर्न रहता है कि आपको इस दिशा में काम करना है, जैसे कांग्रेस के समय के उन्होंने कहा सेकुलर पे हमें काम जोर दे के काम करना है। भाजपा का है तो थोड़ा हिंदुत्व का पुट लिए हुए सरकारें काम करती है, तो ये तो असर होता है।
ठीक है ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की विकास यात्रा की। पिछले 69 वर्षों में आप कहाँ पाते हो मध्य प्रदेश को, कितना विकास हो पाया है और क्या वो बड़े काम आप देखते हो कि अभी इन पर काम होना बाकी है? देखिए, मध्य प्रदेश की अपन विकास यात्रा देखें तो 69 वर्षों में शून्य से शिखर पे पहुंची है। मतलब क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, बहुत विकास हुआ। गांव गांव सड़कों से जुड़ गए, पहले तो पैदल लोग जाते थे, बरसात में कई गांव कट जाते थे, पैदल भी जाने में मुश्किल होता था। बहुत कुछ हुआ। अब तो मेट्रो भी भोपाल और इंदौर मेट्रो शुरू हो रही है, और बड़े बड़े पुल, अभी जबलपुर का आपने एक दिन चर्चा की थी, बड़ा गजब का ब्रिज बना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत विकास हुई। बिल्डिंगें देखो तो आप गांव गांव में अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं। तहसील और जिला स्तर पर भी बड़े बड़े भवन बन गए, सब कुछ, सड़कें तो हाईवे हर जगह देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मध्य प्रदेश, मुझे लगता है कि एक तो उद्योग वाकई में लगना चाहिए जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो, और सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए। हमारी जो जो बुनियादी आवश्यकता है, इन पे अभी ठोस रूप में काम होना बाकी है। अभी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी गांव में ना तो अच्छी पढ़ने की व्यवस्था है और ना अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कई क्षेत्रों में बहुत सारे काम हैं, आप आयुष्मान योजना भी है, लेकिन जब गांव में रात में कोई बीमार पड़े तो आसपास क्या इलाज, क्या डॉक्टर मिलते, वो व्यवस्था होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी प्रतिभाएं बहुत आगे जाएं, क्योंकि जो बाहर निकल जाते पढ़ने वो बहुत सफल हो रहे हैं। तो ये जो बुनियादी आवश्यकता भी, इस पे काम होना चाहिए, और हो रहा है। हर सरकार ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, अभी भी बहुत तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं। बिल्डिंगें स्कूलों की अच्छी बन रही हैं, लेकिन अभी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच वो भाव भी आना चाहिए, और डॉक्टर और मरीज के बीच भी वो भाव आना चाहिए, जिससे कि एक विश्वास का वातावरण बने। लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा काम होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो स्थायी समस्याएं समझ लो आप इनको, या ज़रूरत समझ लो आम आदमी की, इस पर फोकस होना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटन की अपार संभावना है, सरकार काम भी कर रही है, जैसे कि तमाम सारे नए स्थान अभी यूनेस्को की लिस्ट में आ गए हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने एक स्थान अपना ओमकारेश्वर में घोषणा की है कि ओमकारेश्वर में भी सेंचुरी बनाई जाएगी, वन अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ठीक है, फिल्म्स की शूटिंग भी मध्य प्रदेश में बढ़ गई है, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। तो आप क्या मानते हो कि आने वाले भविष्य में पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किन ऊंचाइयों को छुएगा, और किन लोगों का योगदान है कि आज मध्य प्रदेश पर्यटन में इतना अच्छा कर पा रहा है? मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश वाकई में प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया है, इतनी खूबसूरती है कि कितनी शूटिंग होती रहती है, पता नहीं चलता। कई सीरियलों की, भोपाल ही इतना खूबसूरत शहर है, झीलों का, पहाड़ों का, ऐसे पूरा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन की असीम संभावना है, और सरकार इस पर काम कर रही है लगातार। आप देखें कि कितना टूरिस्ट बढ़ गया है। आप और ख़ासकर ये धार्मिक स्थलों का जो वो लोग बने, जैसे उज्जैन में टूरिस्ट बड़े लाखों की संख्या में, तो ऐसे ही और भी लोग जो बनने जा रहे हैं उनमें बढ़ेंगे। अभी रामपद गमन में बढ़ेंगे, खजुराहो अपना है ही टूरिस्ट। तो टूरिज़्म में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक जो सरकार ने कल घोषणा की है कि हवाई सेवाएं भी शुरू कर रहे हैं, उससे विदेशी टूरिस्ट और बाहर के टूरिस्ट और बढ़ेंगे, क्योंकि हम समय बचेगा। हवाई सेवा का एक फ़ायदा है कि ये लोकल टूरिस्ट को, क्योंकि अभी उन्होंने एक नया किया है कि आप उज्जैन से भोपाल, उज्जैन से जबलपुर, इंटर कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो रही है कि अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर आ जाते हो तो आपको प्रदेश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी हो। इसमें सरकार का बड़ा अच्छा प्रयास हो रहा है। हाँ, ये जो घोषणा हुई हवाई सेवाओं की, इससे टूरिस्ट बढ़ेगा, और टूरिज्म में बड़ा व्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है। खासकर मुझे लगता है जो प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला है, वो पूरी शिद्दत के साथ इसमें काम कर रहा है। अभी उन्होंने जो कॉन्क्लेव किया, जो इनका होटल्स का, टूर ऑपरेटर्स का, उसके बड़े इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। और हमारे यहाँ फिल्मों के निर्माण की तो बहुत संभावना है। अपने मध्य प्रदेश के इतने कलाकार मुंबई में और पूरे देश में छाए हैं। आशुतोष राणा, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, जो मुंबई और पूरे देश दुनिया में जिनका नाम है। रघुवीर यादव तो आप देख ही रहे होंगे, पंचायत वेब सीरीज में अभी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कल ही भोपाल में थे। तो बहुत कलाकार हैं मध्य प्रदेश के जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो एक फिल्म सिटी बन जाए राजधानी भोपाल में, तो इस क्षेत्र में बहुत रोजगार भी और बहुत संभावना है। पर्यटन, फिल्म निर्माण में बहुत बेहतर संभावना है मध्य प्रदेश में, मुझे नज़र आती है।
ठीक है ना। तो आपको लगता है आने वाले भविष्य में अगर सरकार इस ओर काम करती है तो एक नया सेक्टर खड़ा हो सकता है रोजगार के दृष्टिकोण से? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे आप क्या होम स्टे वाला कॉन्सेप्ट है जो बहुत गजब का है, उसमें गांव में अपने ही मकान में 2 रूम तैयार करके लोग कमा रहे हैं। और वहीं के यदि वो हो जाएंगे टूरिस्ट, वहीं को गाड़ी फाइनेंस करा दो तो वही घुमाने ले जाए आसपास, उसके ट्रेवल का एक काम हो जाए। ऐसे बहुत सारी इसमें संभावनाएं। फिल्म में तो आप जानते हैं कि एक एक उसमें हज़ारों लोग लगते हैं, और जब कोई एक आदमी आता है तो कई लोगों को फ़ायदे दे जाता है। होटल में रुकेगा, खाएगा पिएगा, कुछ खरीदारी करेगा। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें सरकार मुझे लगता है काम तेज़ी से कर रही है। इस पर और शिद्दत के साथ काम हो तो बड़ी संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सार्थक संवाद के संपादक देवदत्त दुबे जी, जिनके साथ आज हमने मध्य प्रदेश की राजनीतिक विषयों की चर्चा की। और आज की चर्चा में इतना ही। आगे हम कल किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे।